हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वह जीएस पेपर 2 से संबंधित है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत सेक्शन 1 यानी कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था टॉपिक से संबंधित आज का हमारा मॉडल आंसर है। आज के मॉडल आंसर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा भारत का संविधान है वह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है या फिर चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर, जांच या संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, भारत के संविधान के द्वारा 3 मुख्य संस्थाएं हैं, ठीक है। पहली है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना, उसे मूर्त रूप देना, और न्यायपालिका का कार्य है संविधान की व्याख्या करना या फिर अगर कानून संविधान असंवैधानिक है तो उस पर एक्शन लेना वगैरह, या फिर जो उल्लंघन कर रहा हो कानून के अनुपालन में तो उस पर दंड निर्धारित करना न्यायपालिका का कार्य है। तो भारतीय संविधान के द्वारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 प्रमुख संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जिसके आधार पर भारत का लोकतंत्र आज भी एक जीवंत लोकतंत्र बना हुआ है। तो प्रश्न है कि क्या ये तीनों संस्थाएं शक्ति के सख्त पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है? इसका मतलब कि ये जो तीनों संस्थाएं हैं उनकी शक्तियां एक दूसरे से पृथक्कृत है, यानी एक दूसरे से अलग अलग हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि क्या ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे से अलग अलग है या फिर इन तीनों संस्थाओं के अंतर्गत चेक एंड बैलेंस की स्थिति है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यह आज का हमारा मॉडल आंसर का टॉपिक है, ठीक है। तो प्रश्न हमने यहाँ पर बनाया है कि क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान शक्तियों के सख्त पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर आधारित है? स्पष्ट कीजिए। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत का संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मामले में शक्तियां पृथक्कृत है या चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर आधारित है? इसे आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। उम्मीद है कि प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। मॉडल आंसर के लिए हमने बताया था कि आपको लगभग 20 मिनट का समय देना है। एक प्रश्न पर 18 से 19 या 20 मिनट का समय देना है। वर्ड के रूप में हमने बताया था कि 350 से 400 शब्द तक आप शब्द सीमा को रख सकते हैं। तो आइए इसका आंसर राइटिंग प्रारंभ करते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन में कैसे इसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे इसकी लेखन पद्धति को शुरू करनी होगी, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो हमें सबसे पहले देखते हैं कि भारत में एक लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया है, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो हमने पहला लाइन यही लिखा है कि भारत में संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया है। अब यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि आखिर संसदीय प्रक्रिया होती क्या है, क्योंकि शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। भारत, ब्रिटेन जैसे देशों में संसदीय शासन व्यवस्था है, वहीं अमेरिका, ब्राज़ील जैसे देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जहां पर राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं शासन के, और संसदीय शासन व्यवस्था में जहां पर प्रधानमंत्री शासन के प्रमुख होते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वह लेजिस्लेटिव के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या होती है? तो कार्यपालिका यानी कि कानून बनाने वाली संस्था, और विधायिका यानी कि कार्यपालिका यानी कि कानून को क्रियान्वित करने वाली संस्था, और विधायिका यानी कि कानून को निर्माण करने वाली संस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था को कहेंगे जहां पर कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। कैसे उत्तरदायी होगी? देखिए, विधायिका का काम है मुख्य रूप से कानून बनाना और कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना। तो विधायिका, अब अगर कोई कानून तभी लागू होगी जब विधायिका के द्वारा उसे पास किया जाएगा, है ना। तो इस रूप में भी आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान का मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है, यह हमारा प्रस्तावना में निहित है।
तथा समाज में समानता एवं स्वतंत्रता को स्थापित करना है। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार के तीनों अंगों के मध्य, कौन कौन से तीन अंग, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य जांच व संतुलन का होना आवश्यक है। यानी अगर तीनों संस्थाएं एक दूसरे से पृथकीकृत होगी, एक दूसरे से अलग होगी, तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि सरकार के तीनों अंगों के मध्य चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी रहे। ठीक है, तो यह हमारा इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं कि भारतीय कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं, यानी कहने का मतलब हो गया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से बैलेंस्ड हैं, इसे निम्न बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है, जिनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि विधायी कार्यों में कार्यपालिका की भूमिका। हमने सुना है कि विधायी यानी कि कानून बनाने में कार्यपालिका की भूमिका। हमने अभी तक सुना है कि कानून बनाने का जो कार्य है, विधि निर्माण का जो कार्य है, वह विधायिका का है, लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका की भी भूमिका होती है। जैसे कानून कौन बनाते हैं, हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि। एग्जाम्पल के लिए या तो एमएलए बनाएंगे या फिर केंद्र स्तर पर बात हो तो वह एमपी लोग बनाएंगे, है ना, सांसद बनाएंगे। ठीक है, अब इनको सलाह देने का जो काम करते हैं, कौन से कानून का प्रारूप किस प्रकार का होना चाहिए, इस पर सलाह देने का काम करते हैं टॉप ब्यूरोक्रेट्स। आईएएस अधिकारी जो होते हैं, या फिर स्टेट लेवल में हो या फिर सेंट्रल लेवल में हो, वहाँ पर आईएएस अधिकारी इनके साथ बैठकर, मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं और एक कानून का फॉर्मेट तैयार करते हैं। और जो अधिकारी लोग होते हैं, आईएएस अधिकारी हो या पीसीएस अधिकारी हो, वे सभी कार्यपालिका के अंग होते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका की भी विधि निर्माण में मुख्य भूमिका होती है। वे जनप्रतिनिधियों को सलाह देते हैं, कानून का फॉर्मेट तैयार करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसका डिटेल हमने लिखा है। जनप्रतिनिधियों को कानून बनाते समय विभिन्न स्तरों पर कार्यपालिका का सहयोग प्राप्त होता है। विधि निर्माण के समय जनप्रतिनिधियों को सलाह देना, हमने अभी डिस्कस किया। विधि की रूपरेखा तैयार करना आदि कार्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यपालिका के द्वारा संचालित किए जाते हैं। प्रशासनिक कार्यपालिका का मतलब हो गए आईएएस अधिकारी या फिर पीसीएस अधिकारी। प्रशासन में सम्मिलित कोई भी अधिकारी वह प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग माने जाएंगे। इतना ही नहीं, सदन के पटल पर रखने से पूर्व किसी अधिनियम को मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। और मंत्रिमंडल क्या होती है, कार्यपालिका होती है मंत्रिमंडल। ठीक है, तो कोई भी कानून अगर उसे संसद में पेश करना है तो उसे सबसे पहले मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं विधायी कार्यों में कार्यपालिका की भूमिका को हम समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कार्यपालिका के कार्यों पर विधायिका का नियंत्रण। अभी हमने देखा कि विधायी कार्य में कार्यपालिका का योगदान। अब देख रहे हैं कि कार्यपालिका के कार्यों में किस प्रकार से विधायिका का नियंत्रण है। यद्यपि संविधान द्वारा कार्यपालिका का क्या कार्य है, तो कानूनों का क्रियान्वयन करना, तथापि इस पर भी विधायिका का नियंत्रण होता है। जैसे विधायिका विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं जैसे अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, बजट में कटौती प्रस्ताव, प्रश्न पूछकर आदि के जरिए कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण करती है। यानी कि कानून अगर विधायिका के द्वारा पारित कर दी गई और उसे लागू कर दिया गया है कार्यपालिका के द्वारा, तो इस पर भी विधायिका कार्यपालिका से प्रश्न पूछेगी कि अभी तक आपने कानून का सही तरीके से क्रियान्वयन क्यों नहीं किया। अगर किया है क्रियान्वयन तो उसमें खामियां कहाँ कहाँ पर है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है, काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है, बजट में कटौती प्रस्ताव की जा सकती है। तो ये सब कहीं ना कहीं कार्यपालिका के कार्यों पर विधायिका के नियंत्रण की स्थिति को स्पष्ट करती है। तो हमने इन दो बिंदुओं से समझा कि विधायी कार्यों पर कार्यपालिका का नियंत्रण और कार्यपालिका के कार्यों पर विधायिका का नियंत्रण। यानी कि हम इससे क्या समझ सकते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों के एक दूसरे के कार्यों पर एक दूसरे का नियंत्रण होता है। ठीक है, यानी कि शक्तियां पृथकीकृत नहीं है, बल्कि संतुलन दोनों के मध्य बनाया गया है। हमने इसे स्पष्ट किया। अगला बिंदु है हमारा संसदीय शासन व्यवस्था। हमने ऊपर डिस्कस किया कि संसदीय शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहेंगे जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। कैसे उत्तरदायी होगी? हमने कानून निर्माण की एक बात की कि
अगर कानून का को निर्माण, जैसे कार्यपालिका के द्वारा किसी कानून का निर्माण किया गया, मान लेते हैं कोई अधिनियम, ये कानून नहीं, यह अधिनियम कहलाएगी, तो एक अधिनियम का फॉर्मेट तैयार किया गया कार्यपालिका के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि अगर फॉर्मेट तैयार कर ली मंत्रिमंडल ने तो उसे लागू कर दिया जाएगा, नहीं, उसे लागू करने से पहले संसद की स्वीकृति लेनी होगी, यानी कि विधायिका की स्वीकृति लेनी होगी कार्यपालिका को कानून बनाने से पूर्व, कानून को लागू करने से पूर्व। ठीक है, अब कानून को लागू करने के लिए उसे धन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कार्यपालिका के पास धन कहाँ से आएगी, तो उसे संसद की स्वीकृति लेकर, यानी कि विधायिका की स्वीकृति लेकर संचित निधि से पैसे को निकालना होगा। तो इन सभी कार्यों के लिए कार्यपालिका जो है वह विधायिका पर निर्भर होती है, यानी कि यहाँ पर भी देखिए तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना, दोनों एक दूसरे से पृथक्कृत नहीं हैं। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन। हमने अभी तक कार्यपालिका और विधायिका को देखा, अब इसमें न्यायपालिका को शामिल करते हैं। तो है न्यायिक पुनर्विलोकन। संविधान की पुनर्व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। न्यायपालिका संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए अधिनियमों एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। अगर जांच के दौरान ऐसा प्रतीत हो कि यह कानून या आदेश संविधान के मूलभूत ढांचे, इसे ध्यान में रखिए, केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया, यह कानून या आदेश संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा हो तो न्यायपालिका इसे शून्य या निष्प्रभावी घोषित कर सकती है। यानी कि विधायिका के द्वारा पारित किए गए अधिनियम या फिर कार्यपालिका के द्वारा कोई भी पारित किए गए आदेश संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका के द्वारा उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। हमने अभी तक कई सारे ऐसे एक्ट को देखा है, उदाहरण के लिए आप एनजेएसी को ले सकते हैं, जो कुछ 2-3 वर्ष पहले की बात है, जब संसद के द्वारा पूर्ण बहुमत के साथ जजेज न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित एनजेएसी एक्ट को पारित किया गया था, लेकिन इसे न्यायपालिका के द्वारा यह कहते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था कि यह न्यायपालिका में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को बढ़ावा देगी, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि संसद के द्वारा कृषि कानून को पारित किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लागू करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि न्यायपालिका की शक्तियां जो हैं वह कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में भी स्पष्ट होती है। न्यायिक सक्रियता। अगर न्यायपालिका को ऐसा प्रतीत हो कि विधायिका व कार्यपालिका अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जनहित के मुद्दों पर न्यायपालिका को सक्रिय होना पड़ता है। इसे ही न्यायिक सक्रियता कहते हैं। यहाँ टर्म से ही आपका स्पष्ट होगा न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का मतलब हो गया न्यायपालिका का सक्रिय होना, न्यायिक सक्रियता कहलाती है। अब न्यायपालिका क्यों सक्रिय होगी, तो अगर विधायिका और कार्यपालिका दोनों पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि गठबंधन की सरकार है, कोई भी सरकार सही तरीके से पूर्ण रूप से कार्यकाल को पूरी नहीं कर पा रही है या फिर कार्यपालिका उतना अधिक इफेक्टिव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका जो है वह जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए वह आगे आती है। आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ध्यान देते होंगे कि पटना हाईकोर्ट ने नगर निगम को या फिर सरकार को कचरे हटाने का आदेश दिया है ना। पटना हाईकोर्ट ने सरकार को शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित आदेश जारी करने की बात कही। तो ऐसे कई सारे मामले पर न्यायपालिका जो है वह विधायिका या कार्यपालिका को या फिर सरकार को, नगर निगम को, कोई भी बॉडी को आदेश जारी कर सकती है और यही उसका एक्टिव होना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों जो अंग हैं वह किस प्रकार से कनेक्टेड है। और भारतीय संविधान की यही एक मूलभूत विशेषता है कि यह चेक एंड बैलेंस पर आधारित है और तीनों अंग एक दूसरे से पृथक्कृत नहीं हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संविधान के द्वारा सरकार के तीनों अंगों के मध्य संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है, हालांकि जन कल्याण के मुद्दों पर मिलकर कार्य किया जा सके। ठीक है, इसीलिए चेक एंड बैलेंस बनाने पर जोर दिया गया है ताकि सरकार के तीनों अंग मिलकर जनता के कल्याण की दिशा में कार्य कर सके। हालांकि तीनों के कार्य अगर देखा जाए तो संविधान के द्वारा अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। विधायिका का क्या कार्य है, कानून का निर्माण करना,
कार्यपालिका का क्या कार्य है? कानून का क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका का क्या कार्य है? संविधान की पुनर्व्याख्या या संरक्षण करना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, उसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। वहाँ पर कहा गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पूरी तरह से पृथक्कृत हों। तो इस तरह से संविधान के द्वारा आंशिक रूप में कहा जाए तो शक्तियों को विभाजित किया गया है। कार्यपालिका के कार्य अलग, न्यायपालिका के कार्य अलग, विधायिका के कार्य अलग, यानी कि तीनों के कार्य अलग अलग निर्धारित किए गए अवश्य हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हमने ऊपर 5 पॉइंट के आधार पर देखा कि किस प्रकार से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका चेक एंड बैलेंस पर आधारित है। सभी एक दूसरे से कनेक्टेड एवं इंटरडिपेंडेंट हैं, न कि वे पूरी तरह से पृथक्कृत हैं। और हमारा प्रश्न भी यही था कि आपको यह स्पष्ट करना है कि किस प्रकार से भारत का संविधान जो है वह चेक एंड बैलेंस पर आधारित है, शक्ति पृथक्करण पर नहीं। तो हमने 5 पॉइंट्स का आधार पर इसे पूरी तरह से स्पष्ट किया है। अब निष्कर्ष देखते हैं। उपर्युक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को संविधान द्वारा अलग अलग कार्य अवश्य निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इनमें सख्त पृथक्करण का सिद्धांत निहित नहीं है। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। विधायिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप है, कार्यपालिका के कार्यों में विधायिका को सहारा लेना पड़ता है, या फिर अगर विधायिका और कार्यपालिका दोनों निष्क्रिय साबित हों तो न्यायपालिका को जनहित के मुद्दों पर आगे आना पड़ता है। और यही भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि यह तीनों अंगों के मध्य चेक एंड बैलेंस यहाँ पर पूरी तरह से बना हुआ है। संविधान के मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने तथा जनता के कल्याण की दिशा में ये तीनों अंग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन तीनों अंगों के मध्य चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी हुई है। तो यह आज का मॉडल आंसर यह फिनिश होती है। इसमें हमने मॉडल आंसर के रूप में स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से भारत का संविधान चेक एंड बैलेंस पर आधारित है, न कि शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण पर, न कि सेपरेशन ऑफ पावर पर। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह चेक एंड बैलेंस पर आधारित है, न कि सेपरेशन ऑफ पावर्स पर आधारित है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह मॉडल आंसर पसंद आएगी और यह प्रश्न आपको स्पष्ट हो गई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां मैसेज अवश्य करें, ताकि अध्ययन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और पूरी तरीके से टॉपिक पर क्लैरिटी हो, स्पष्टता हो। थैंक यू।